नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं आदित्य। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज सर्जिकल स्ट्राइक का ज्यादा क्रेडिट पीएम मोदी को दिया। कांग्रेस ने उनसे माफी की मांग की। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं वो भी इसका क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्रेडिट पीएम मोदी को दिया। कांग्रेस ने निशाना साधा, कहा सरकार सेना के पराक्रम का श्रेय न ले। All Indians, including those doubting Thomases, also including can share the credit. One for myself, I will only share the credit. At the most, the major share goes to Prime Minister. ऐसे रक्षा मंत्री के बारे में हम केवल ये कह सकते हैं कि वो अगर देश के सैनिकों की रक्षा पर इस प्रकार से अमानवीय और क्रूर प्रकार से प्रश्न उठाएंगे तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी की तारीफ की, कहा 2.5 साल में पहली बार अच्छा काम किया। 6 अक्टूबर को राहुल गांधी ने बयान बदला, कहा पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक पर जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया, कहा सबूत आने तक सच नहीं माना जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वीडियो संदेश जारी कर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सार्वजनिक करने को कहा। हालांकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बाद में साफ किया कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय सेना और देश के 127 करोड़ की जनता को देना चाहते थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। पर्रिकर के मुताबिक कांग्रेस जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं वो बॉर्डर एक्शन टीम की कार्रवाई है जो आमतौर पर चलती रहती है। First of all, I am defense minister for 2 years, and from whatever I have learned, there is no surgical strike any time earlier. Okay. What probably they are quoting are what is called as action taken by border action teams. मनोहर पर्रिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक का ज्यादा क्रेडिट पीएम को दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं वो भी इसका क्रेडिट ले सकते हैं। 28 सितंबर की रात को भारतीय सेना के जवानों ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। भारतीय सेना की कार्रवाई में करीब 50 आतंकियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान लश्कर तैयबा को हुआ। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने खबर छापी थी कि 2011 में भी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। द हिंदू के मुताबिक 2011 में सेना के ऑपरेशन जिंजर में 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। 3 सैनिकों के सिर काटकर भारतीय जवान लेकर आए थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से पहले पूर्व डीजीएमओ विनोद भाटिया ने भी दावा किया था कि भारत ने इससे पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में 56 घंटे बाद आतंकियों से एनकाउंटर खत्म हुआ। हमला करने वाले दोनों आतंकी मारे गए। आज दोपहर के वक्त सेना ने पंपोर एनकाउंटर खत्म होने का ऐलान किया। ऑपरेशन खत्म होने से पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के 60 कमरों में तलाशी अभियान चलाया गया। मारे गए दोनों आतंकियों के शव भी बरामद हो गए हैं। एक आतंकी कल मारा गया था, जबकि दूसरे को आज सुबह मार गिराया गया। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के बताए गए हैं। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में पैरा कमांडो भी शामिल थे। दोनों तरफ की फायरिंग में ईडीआई की बिल्डिंग अब एक ढांचा बनकर रह गई है। 2 मिलिटेंट हैं, 2 उनके पास वेपन मिले हैं, बाकी सामान अभी चेक कर। जो मंशा इनकी थी, एक तो यही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस जब ऑपरेशन के लिए आएंगे तो कैजुअलिटीज कॉज करें, और दूसरा ये कि जितना टाइम वो इन्होंने बिल्डिंग भी इस वजह से चुनी थी कि जितना टाइम वो निकाल सके सो दैट दे आर एबल टू ड्रॉ द अटेंशन। सोमवार सुबह 6 बजे के करीब आतंकी ईडीआई इमारत में दाखिल हो गए थे। कहा जा रहा है कि आतंकी बिल्डिंग के पीछे नदी के जरिए इमारत में दाखिल हुए थे। मुठभेड़ की शुरुआत में आतंकियों की गोली से सेना का एक जवान घायल हो गया। ईडीआई इमारत पर 8 महीनों में आतंकियों का ये दूसरा हमला है। फरवरी में हुए हमले में 5 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था।
दशहरे के मौके पर लखनऊ में पीएम मोदी के भाषण पर सियासत हो रही है। पीएम के जय श्री राम कहने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लखनऊ के ऐशबाग में पीएम का जय श्री राम का जय घोष विपक्ष को पसंद नहीं आया। विपक्ष पीएम के ऊपर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। कुछ पार्टियां ये भी कह रही हैं कि वोट के लिए पीएम ने राम का नाम लिया। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जय श्री राम के नाम पर आप उत्तर प्रदेश के लोगों से वोट हासिल करना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी सोते, जागते, खाते, पीटते, उठते, बैठते, वो ध्रुवीकरण की ही राजनीति करते हैं। और रामलीला में अगर प्रधानमंत्री जय श्री राम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? विजयदशमी के मौके पर पीएम आम तौर पर दिल्ली की रामलीला में रावण का दहन करते हैं। दशहरे के मौके पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री लखनऊ की रामलीला के कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत और आखिर में जय श्री राम का जय घोष दिया था। हाल के दिनों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अयोध्या का दौरा किया है। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए सुविधाओं की शुरुआत की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की सलामती के लिए दुआएं जारी हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी उन्हें देखने के लिए पहुंचे। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर जयललिता के सैकड़ों समर्थक जमा हुए। हाथ में जयललिता की तस्वीर, चेहरे पर तनाव, लेकिन एक उम्मीद भी कि उनकी नेता जल्द ठीक हो जाएंगी। इसी उम्मीद में पंडितों से मंत्रोच्चार भी कराया जा रहा है। विशेष पूजा के बाद जयललिता के समर्थकों को प्रसाद भी बांटा गया। Our honorable CM is getting day by day very better and she's very hale and healthy. We heard very soon she'll come back home. जयललिता की सेहत के बारे में जानकारी लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज चेन्नई पहुंचे। बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद 22 सितंबर की रात को जयललिता को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपोलो अस्पताल के मुताबिक जयललिता को इन्फेक्शन है और उनकी तबीयत दिनों दिन सुधर रही है। जयललिता के इलाज के लिए अपोलो अस्पताल ने ब्रिटेन के एक डॉक्टर से भी मदद ली है। दिल्ली से एम्स के डॉक्टरों की एक टीम भी जयललिता के इलाज के लिए चेन्नई गई है। कल तमिलनाडु के राज्यपाल ने जयललिता की सलाह पर उनके सभी विभागों की जिम्मेदारी वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम को सौंपी। पनीरसेल्वम ही कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हालांकि जयललिता मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। दिल्ली के कालकाजी से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से अपनी पत्नी के शव के साथ रह रहे हैं। 90 साल के गोविंद राम जेठानी कालकाजी में अपनी पत्नी गोपी के साथ रहते थे। दोनों को बच्चा नहीं था। दोनों बीते 35 साल से अकेले थे। बीमारी और आर्थिक तंगी से परेशान थे। कुछ दिन पहले बुजुर्ग की पत्नी की मौत हो गई, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। 2 दिन पहले गोविंद को एहसास हुआ कि पत्नी के शरीर में कोई हरकत नहीं है। इसके बाद उन्होंने पड़ोसी से जाकर मदद मांगी। गोविंद राम जेठानी को कुछ ऐसी बीमारी है जिससे उनको ये पता ना लग रहा था कि उनकी पत्नी की वास्तविक में मौत हो गई है। सोमवार को उन्होंने इस बात की जानकारी अपने पड़ोसियों को दी और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो देखा कि उनके जो शरीर का हिस्सा है उससे खून निकला हुआ था। हो सकता है उन्हें चोट लगी और फिलहाल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में करीब 10.5 करोड़ बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्गों में से करीब 1.5 करोड़ अकेले रहते हैं, यानी करीब 15% बुजुर्ग अकेले हैं। करीब 65% बुजुर्ग आर्थिक तौर पर अपने परिवार के लोगों पर निर्भर हैं। गोविंद राम जेठानी भी कुपोषण के शिकार हैं और पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। ये खबर बुजुर्गों के प्रति हमारी संवेदनहीनता की कहानी बयां कर रही है। शहरों में, खासतौर पर मेट्रो सिटीज में अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। आपको कुछ खास जानकारी दे देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ऐसे किसी बुजुर्ग की मदद आप कर सकें। देश भर में कई एनजीओज बुजुर्गों के लिए काम करते हैं। डिग्निटी फाउंडेशन ऐसा ही एक एनजीओ है जो कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद में काम करता है। इसके अलावा किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को हेल्पेज इंडिया नाम के एनजीओ से भी मदद पहुंचाई जा सकती है। हेल्पेज इंडिया एनजीओ का हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-1253। दिल्ली सरकार के सीनियर सिटीजन्स हेल्पलाइन नंबर 1291 पर भी कॉल कर मदद पहुंचाई जा सकती है। 9 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने
दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर बुजुर्ग खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की सीनियर सिटीजन सेल का नंबर 011-234-90-223 पर भी कॉल करके आप रजिस्टर करा सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के तीर्थ स्थल केदारनाथ में पिछले साल के मुकाबले 1 महीने पहले ही मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से केदारनाथ की ऊंची ऊंची चोटियां सफेद हो गई हैं। बर्फबारी की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। बर्फबारी और ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में अभी 4 धाम यात्रा भी जारी है, जो कि 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी, लेकिन बर्फबारी की वजह से भक्तों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। गंगोत्री धाम के कपाट 31 अक्टूबर को बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 1 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट 1 नवंबर को ही 12:15 पर बंद होंगे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 16 नवंबर को 3:45 पर बंद होंगे। और चारों धामों के कपाट हर साल अक्टूबर नवंबर में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले साल अप्रैल मई में दोबारा खुलते हैं। लेकिन जब कपाट बंद हो तब भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदार का प्रवास ओंकारेश्वर मंदिर में होता है। वहीं भगवान बद्री विशाल जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में प्रवास करते हैं। ठंड के मौसम में 6 महीने तक श्रद्धालु गंगोत्री यानी मां गंगा के दर्शन मुखी मठ में कर सकते हैं। वहीं यमुनोत्री के कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की डोली अपने मायके खुशी मठ ले जाई जाती है। देश में चीन के पटाखों पर बैन लगाया गया है। इसके बावजूद दिल्ली में चीन के पटाखे बिक रहे हैं। दिल्ली के सदर बाजार में चीनी पटाखे बिक रहे हैं। कोई पहचान ना सके इसलिए इन पटाखों पर मेड इन इंडिया लेबल लगाया गया है। तो चिंता की बात यह है कि चाइना के पटाखे अब मेड इन इंडिया के ब्रांड के साथ दिल्ली के बाजारों में बिक रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार ने बैन लगाया है उसको खता बता रहे हैं। चीन का पटाखा बाजार करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। ये भारत के पटाखा उद्योग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चीन का पटाखा बाजार भारत के मुकाबले करीब 13 गुना ज्यादा है। चीन के पटाखे आमतौर पर खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक सामान के नाम पर अवैध तरीके से भारत में लाए जाते हैं। दिवाली के दौरान भारत में करीब 1,500 करोड़ के चीनी पटाखे लाए जाते हैं। चीन के पटाखे खतरनाक होने के साथ साथ पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में बैन के बावजूद चीनी पटाखे भारत पहुंच रहे हैं। इसकी तो जांच होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत ने आखिर इन पटाखों पर बैन क्यों लगाया। लेकिन धड़ल्ले से हम आपको बता दें, इस बैन के बावजूद ये पटाखे मिल रहे हैं और मार्क इन पर लगा होता है भारतीय, हिंदुस्तानी होने का। देश भर में ट्रिपल तलाक खत्म किए जाने की मांग तेज हो रही है। वहीं बरेली में चोरी और नशाखोरी से रोकने पर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। मामला बरेली के हाफिजगंज का है। शराब और गांजे का आदी आजाद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरियां करता था। पत्नी रोकने की कोशिश करती थी तो मारपीट करता था। 2 दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो आजाद ने गुस्से में तलाक 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 कह दिया। महिला का आरोप है कि उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके बाद तलाक दिया था नहीं दिया था तुमने? दिया था। हम कभी नहीं जानते। हाँ, हमने मान लिया।